देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आईयूसीएन की लिस्ट है उसके पार्ट देख लिए थे कि कौन कौन सी होती है। रेड होती है, और रेड लिस्ट में भी 9 खाने में हम लोगों ने बताए थे कि 9 डिवीजन होते हैं, और 9 डिवीजन के आधार पे वो किसी भी स्पेशी के बारे में अपना निर्णय लेते हैं, उसको उन पर्टिकुलर खानों में रखते हैं। अब देखो, ये पीछे भी हम लोगों ने देखा कि जो बायोडायवर्सिटी लॉस है वो एक नेचुरल कॉज है। वैसे तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और नेचुरल वो इसलिए है क्योंकि ये चलती रहती है। पुराने समय से लेके अब तक हम लोगों ने ये देखा, जब से विज्ञान चीजों को समझ पाया है, कि नई स्पेशीज बनती रही और पुरानी स्पेशीज जो हैं वो उनको एक्सटिंक्ट होती रही हैं, लेकिन ये दर बड़ी कम होती है एक्सटिंक्शन की, क्योंकि नेचुरल होता है। और जो चीजें नेचुरल होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं। जैसे मैं कल भी पिछली क्लास में भी कह रहा था, स्लोली। लेकिन अगर इसे बहुत जल्दी से हम लोग करना चाहें, बदलाव अगर मान लो बहुत जल्दी से आ रहा है, तो फिर वो डिजास्ट्रस है। इसी तरीके से अगर बायोडायवर्सिटी के लेवल पर स्पेशीज तेजी से अगर एक्सटेंट हो रही हैं, तो इसका मतलब कोई डिजास्टर है। अब इसके लॉस के, एक्सटिंक्शन के कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है जो देखने को आया, और ये मैन मेड है, ह्यूमन कॉज है ये, हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस हुआ है लगातार, मतलब वनों का विनाश देखने को मिला। वाइल्ड जो है अ, वो काफी डिस्टर्ब्ड हो गया, जिस वजह से स्पेशीज तेजी से खत्म हुई हैं या समाप्त हुई हैं। दूसरा लिखना, वन्य जीवों का अवैध शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग, हम लोग इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, इलीगल हंटिंग। देखो, ये दूसरा सबसे बड़ा कॉज है। ह्यूमन अपनी लस्ट को पूरी करने के लिए जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। खालें यूज की जाती हैं, और इवन जैसे वन हॉर्न राइनो, उसके तो सींग को निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका जो सींग है उससे बहुत सारी जो औषधि वगैरह है वो बनाई जाती हैं। तो फिर सींग वगैरह उसके यूज किए जाते हैं। ठीक है। हंटिंग की जाती है इलीगल। जैसे ये देखने में आया कि चाइना में, और विशेष तौर पर एशिया में ही, क्योंकि एशिया में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जीव जंतुओं के जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो वन हॉर्न राइनो इसीलिए शिकार बना, चीते और बाघ इसीलिए शिकार बन रहे हैं चाइना में तो। और ये चाइना में सबसे ज्यादा है इलीगल हंटिंग, चाइना में। चाइना तो दूसरे देशों के भी खा गया लोगों, चाइना के लोग तो आप लिखो इसमें, रूल को कॉज है प्रदूषण, पॉल्यूशन। तीसरा आप हेडिंग लिखिए, पॉल्यूशन। अच्छा, एक नोट लिख लीजिए पहले इसमें, पॉल्यूशन से पहले एक नोट करके लिख लो जरा, एक नोट करके लिखो। देखो, दुनिया में अब तक अवैध शिकार से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई प्रजाति थी, तो दैट वाज एलिफेंट, हाथी। और कुछ मामलों में तो ये देखने में आया कि अफ्रीका में हाथी लगभग समाप्ति के कगार पर हो गए। पहले वो एंडेंजर्ड थे, फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पहुंच गए इसी वजह से, क्योंकि अफ्रीकी हाथी जो है, और अफ्रीकी हाथी दांत, क्योंकि अफ्रीका के हाथी थोड़े साइज में बड़े होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाया कि वहाँ सवाना ग्रासलैंड खूब मिलते हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो चूंकि बड़े बड़े ग्रासलैंड हैं, तो वहां पर इसलिए हर्बीवोरस भी बड़े देखने को मिलते हैं। हाथी वहां का, उसका साइज बड़ा होता है, दांत भी बड़ा होता है उसका, आइवरी बड़ी होती है, तो उसका खूब उपयोग करते हैं।
लोग, और इसलिए इलीगल हंटिंग वहां खूब देखने को मिली। अंडर डेवलप कॉन्टिनेंट है ही वो, तो हाथी इसलिए सबसे बड़ा जीव था जो सबसे ज्यादा देखा गया इस तरीके से। तो आप पहला कारण लिखिए, पॉल्यूशन या प्रदूषण। इनको बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हालांकि एक एक दो दो पॉइंट लिख लेंगे, है ना। पॉल्यूशन में भी, प्रदूषण लिखिए, पॉल्यूशन। देखो, पॉल्यूशन के लेवल पे अगर सबसे ज्यादा कहीं जैव विविधता प्रभावित हुई तो समुद्रों में। हम लोगों को ये तो पता ही है कि पृथ्वी पर तो है ही, क्योंकि हम लोग भी रहते हैं यहाँ, तो हम लोगों को इस चीज की जानकारी है। पर ओशंस में सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि ओशंस एक तो सेंसिटिव है सबसे ज्यादा, वहां वाइल्ड लाइफ भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ओशंस में भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है प्रवाल भित्तियों के ऊपर, कोरल रीफ्स के ऊपर, जो सबसे ज्यादा रिच हैं बायोडायवर्सिटी के लेवल पर। ओशन के सबसे ज्यादा रिच एरिया हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एक चीज ये तो हुई ओशन में। लैंड पर हम लोगों ने ये देखा, एक हम दवा यूज करते हैं एनिमल्स में, डाइक्लोफिनेक। ये एंटीपायरेटिक होती है, बुखार के लिए दी जाती है जनरली, ये एनिमल्स को दी जाती थी, अब नहीं दी जाती। हम लोगों ने ये दवाई बनाई, लेकिन बिना ये सोचे कि इसका एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये गिद्धों के लिए जहर का काम करती है। तो हुआ ये कि किसानों को यूज की गई, ये जानवरों में यूज की गई, जानवर मर गया, और ये समाप्त नहीं होती, ये बॉडी में से समाप्त नहीं होती। और फाइनली किसान ने उस जानवर को जंगल में फेंक दिया। तो जब गिद्ध ने उसे खाया तो उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उनके लिए जहर है ये। इसीलिए गिद्ध सबसे ज्यादा, गिद्ध और चील वगैरह, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जीव जंतु थे डाइक्लोफिनेक से। गिद्धों की संख्या में कमी या गिद्धों की कई स्पेसीज के एक्सटिंक्शन के लिए ये जिम्मेदार है दवा। ये खूब आया है एग्जाम में, बहुत बार। क्योंकि अब ये बैन कर दी गई डाइक्लोफिनेक, अब ये जानवरों को नहीं लगाई जाती। एक पॉइंट में, तो नेक्स्ट लिखना इसमें, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, एंटरिंग ऑफ फॉरेन स्पेशीज, है ना। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जैसे हम लोगों के यहाँ पे ये गाजर घास आई, या हम लोगों के यहाँ पे ये यूकेलिप्टस का पौधा आया। आप कभी देखना, यूकेलिप्टस के पौधे के आसपास भी कोई पौधा नहीं उगता। इवन ये एक इतनी खतरनाक चीज है, अपने नीचे घास भी नहीं उगने देता, बल्कि नीचे क्या, आसपास नहीं उगने देगा। कभी ध्यान से देखना, लिप्टिस के पौधों के नीचे बिल्कुल लैंड जो है वो, उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा आपको। तो ये खतरनाक है। ये बाहरी पौधा है यूकेलिप्टस, जैसे इसका नाम है ना यूकेलिप्टस। तो विशेष तौर पर ये यूरोप का और कनाडा का ये पौधा है। तो ये भी हानिकारक है। एक और हानिकारक पौधा है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खूब यूज होता है, हम लोग आज इसको खूब उगाते हैं, पॉपुलर। ये भी हानिकारक है, ये भी हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, विशेष तौर पर कनाडा का है। वहां से इसको लकड़ी के लिए हम लोग लेके आए, यहाँ यूज करते हैं। वो भी इतना खतरनाक है कि जहां उसका पत्ता गिर जाता है ना, वो जहां उसका वो होगा और उसके पत्ते गिरेंगे उस एरिया में, वो कुछ नहीं उगने देता। तो फिलहाल आप ये लिख लीजिए डैश करके। अच्छा, इसको सफेद रंग की जो घास है ना, इसको गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं। इसका नाम है पार्थेनियन, पार्थेनियन ग्रास कहते हैं इसे। तो ये एक हजार्ड है, और इसको लेकर सरकार ने खूब कार्यक्रम चलाए इसको दूर करने के लिए। अब तो हालांकि कम हो गई है, उसी वजह से। ये एक हजार्ड है, ये एक नेचुरल हजार्ड है, इसलिए एग्जाम में खूब आया है ना। अच्छा, एक और है, आपने जलकुंभी देखी होगी, शायद नहीं भी देखी होगी। गांवों में तालाब होते हैं और उनमें एक बेल सी फैली रहती है ना, आपने देखा होगा तालाबों में। उसे जलकुंभी कहते हैं। वो भी किसी और चीज को नहीं उगने देती, इवन पानी में से जीवों को मार देती है वो,
क्योंकि वो वाटर में से ऑक्सीजन लेवल को खींच लेती है। वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती, रह जाती, तो इसलिए या तो पानी सूख जाता है या फिर पानी में कोई जीव जंतु नहीं पानी में पनपता कैसे उग जाएगी सर? है। पानी में कैसे उग जाएगी वो घास जो आप बता रहे हैं? वो पानी में ही तैरने वाली घास है, वो पानी से न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है। और जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो जड़ें होती हैं, बर्ड्स, वो उसके तने में होती हैं, जड़ें नहीं होती उसमें, बर्ड्स होती हैं स्पेशली उसके लिए। आपने कमल इसका मतलब नहीं देखा, या देखा भी हो तो ध्यान नहीं किया कि कमल पानी में कैसे उगता है। वो उसी टाइप की है, उसी फैमिली की एक घास है, जलकुंभी कहते हैं। चलो, लेंटाना कहते हैं उसको। पांचवा कारण लिखिए अब। नेक्स्ट, फिफ्थ कॉज। देखो, एक होती है स्थानांतरित कृषि, जिसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और भारत में कुछ जगहों पर इसे झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, जैसे नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। होता इसमें यही है कि आदिवासी लोगों में ये प्रिवेल करती है कृषि, एग्रीकल्चर। वो क्या करते हैं, जंगल में आग लगाई और जंगल को फिर काट दिया, उस एरिया को। क्योंकि बिल्कुल वर्जिन लैंड होती है, तो फिर उसमें खेती करना बड़ा आसान है, न्यूट्रिएंट से भरी होती है बिल्कुल। तो फिर वहाँ 3 4 5 साल ठीक ठाक खेती होती है, अच्छे से वो अपना गुजर बसर करते हैं। फिर जब वहाँ खेती होनी कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई लैंड में, तो फिर वो वहां से कहीं और चले जाते हैं, वहां जाके जंगल को जला देते हैं। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ये जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कल्चर में विशेष तौर पर है, और ये केवल भारत में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे मैक्सिको में इसी का नाम मिल्पा है। मैं आपको ये लिखवा दूंगा, कभी कभी एग्जाम में ये मैच मेकिंग में आ जाता है क्वेश्चन, झूम कल्टीवेशन का और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, और उनके दुनिया भर के नाम जो हैं। ये शायद मैंने आपको लिखवाया भी होगा। ठीक है, ये हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस के बेसिक कारण हो गए। ठीक।